नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सबों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और मैंने जैसा कि थंबनेल में लगाया है कि सक्षमता 0.1 उत्तीर्ण और सक्षमता 0.2 में सम्मिलित होने वाले जो भी शिक्षकगण हैं वो कदापि वरीयता को लेकर जो पहेली बनी हुई है उस पहेली को हम इस वीडियो के माध्यम से सुलझाएंगे और जानेंगे कि वास्तविकता में आखिर क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अरे न वरीयता सक्षमता 1 वाले की जाएगी, न वरीयता सक्षमता 2 वाले की जाएगी और न ही भविष्य में सक्षमता 3 होगा उनकी वरीयता जाएगी। क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब वरीयता का निर्धारण विद्यालय योगदान की तिथि से ही होता है जैसा कि आम बात है, लेकिन हम लोगों के लिए जो पूर्व में 26 दिसंबर 2023 को बिहार गजट असाधारण अंक बिहार राज्यपाल के आदेश से आदरणीय के पाठक महोदय जी के द्वारा जो नियमावली जारी की गई थी वो नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आप जरूर पढ़े होंगे और बार बार देखे भी होंगे और बार बार उसको समझे भी होंगे। तो उस नियमावली के कंडिका 7.1 और 7.2 को पढ़ें आप। उस नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विद्यालय में योगदान की तिथि से आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, लेकिन वरीयता का निर्धारण जो है वो जिला स्तर पर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और मध्य विद्यालय के अलग अलग कैटेगरी के शिक्षकों की अलग अलग वरीयता सूची बनेगी और ये अलग अलग वरीयता सूची बनेगी। इस वरीयता सूची का आधार क्या होगा? तो इस वरीयता सूची का आधार जो है वो विद्यालय में योगदान की तिथि नहीं है। वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि इनके वरीयता का आधार होगा। और ये जो महत्वपूर्ण बात है कि स्थानीय निकाय में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि, यानी कि आप जान रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक अनट्रेंड ज्वाइन किए और जब उनकी सेवा के 2 साल बाद वो ट्रेनिंग कर लिए तो उसके बाद फिर उन्हें ग्रेड पे का लाभ दिया गया। तो वहां से आप प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि होती है जो कि 2003, 5, 6 वाले का अलग है। आपको बाद में जो शिक्षक आए 2022-23 में उनका 22 में उनका अलग है, टीईटी वाले हैं उनका अलग है। तो इसी के आधार पर प्राथमिक वालों का अलग, मध्य वालों का अलग, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक वालों का अलग अलग तैयार किया जाएगा। वो स्थानीय निकाय में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि ही होगी। और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जब ये तिथि एक समान होगी तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जब डेट ऑफ बर्थ एक समान होगा तो वहाँ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लेटर देखे जाएंगे और जब अल्फ़ाबेट लेटर भी एक जैसे होंगे तब विभाग इस पर फैसला लेगा। और पूर्व में 2023 में आप देख रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो कि बनाया ही गया है नियोजित शिक्षकों के लिए और उनको विशिष्ट शिक्षक बनने तक के जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया पहले ही लिखित रूप से लिखे जा चुके हैं, जो अब बदलना तभी संभव है जब पुनः उसमें संशोधन कर कुछ अलग बात लिखा जाए। तो अब तो ऐसा अभी तक तो संशोधन नहीं हुआ है और भविष्य में संशोधन हो करके हम लोगों को जो वरीयता का निर्धारण वाला जो बात लिखा हुआ है उसको तो काटा भी नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं तो कुछ खोना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि वरीयता का निर्धारण आपको प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि जब वरीयता का निर्धारण करेगी तो सक्षमता 1 वाले हो या 2 वाले हो या सक्षमता 3 से जो आए हो, सबों का जो पूर्व में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि है वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
और चूंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में जो काउंसलिंग हो रही है वो, या सक्षमता परीक्षा हो रहा है वो, ये सारे जो चीज़ है वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत ही हो रहा है, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। आप उसी के माध्यम से ये जो सारी चीज़ें, काउंसलिंग की प्रक्रिया हो या सक्षमता 1 का एग्ज़ाम हुआ हो, रिजल्ट आया हो, ये सारी प्रक्रिया उसी के तहत हो रही हैं और भविष्य में जो भी निर्णय लिए जाएंगे हम लोगों के लिए उसी नियमावली के तहत लिए जाएंगे। अब तो बात ये समझ गए कि जब तक नियमावली में कोई संशोधन नहीं होता है, नियोजित शिक्षकों का वरीयता का आधार में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। जो नियमावली में लिखित रूप से है वही रहेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग भी नियमावली के अधीन ही डिसीजंस लेंगे। अब यहाँ बात ये आ जाती है कि अब TRE 1, TRE 2 से ये जो नियोजित शिक्षक हैं वो विशिष्ट बनने के बाद जूनियर हो जाएंगे। अरे जब जूनियर तब ना होंगे ना जी, जब उनके नियोजन इकाई में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि उनके बाद की होगी, वो तो पहले की है। और आप इस बात को समझ लीजिए कि जो हम लोगों का वरीयता सूची का जो डेट होगा वो पहले का होगा और उनके वरीयता सूची जो बाद का है। तो ऐसे कंडीशन में आप BPSC TRE 1, 2 से भी जूनियर नहीं होने जा रहे हैं। इस बात को आप लिखित रूप से हमसे ले लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। क्योंकि अब ये भी बात जान लीजिए कि BPSC के माध्यम से जो शिक्षक बहाल हुए हैं और जो सक्षमता के माध्यम से आपको राज्यकर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, वो उन दोनों के नियमावली में कोई भेदभाव नहीं है। उनके जैसा बनाने के लिए ये सारा नियमावली तैयार किया गया और इसके कुछ अपने मूल उद्देश्य हैं। और आप ये भी देखे होइएगा, न वेतन में अंतर है, न किसी चीज़ में अंतर है। NPS भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और चूंकि आपके योगदान का तिथि नियोजन इकाई में प्रशिक्षित वेतनमान की प्राप्ति की तिथि है, इसलिए आप वरीय होंगे। लंबी अवधि से जो कार्य करते आ रहे हैं उनसे वरीयता भी छीन ली जाए, सेवा निरंतरता भी छीन ली जाए, तो वो कैसा महसूस करेगा, अंदर से काफ़ी दुखी हो जाएगा। क्योंकि जब आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो भविष्य की बात है, इसका टेंशन आप न लें। आप वरीयता के हिसाब से आएंगे तो आप वरीय हैं और सक्षमता 1, 2, 3 उनके वरीयता में बाद में एग्जाम देने से, बाद में रिजल्ट आने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य बस एक ही होता है कि मैं वही चीज़ आपको दूं जिसका भविष्य में सार्थक और अच्छे परिणाम वाले बातें हों। तो ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।